हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे आगे और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इस सीरीज़ के बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप जाइए पहले उन्हें देखिए, नहीं देखा है तो फिर इसके ऊपर आइएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आपको वो देखना है तो जाके देख सकते हैं और फिर यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसके यूनिट एंड डायमेंशन और उसके एक्सप्रेशंस वगैरह से। ठीक है, तो देखिए, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज ले ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, डाइपोल की वजह से एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर या फिर किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी कितनी होती है, हमने निकालना सीख लिया है, क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, मान लीजिए कोई सरफेस है, मैं एज एग्जांपल के लिए मान लेता हूं ये एक नोटबुक है। ठीक है, तो इस नोटबुक अगर मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है, ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये नोटबुक वहां पे रखी हुई है, तो इस पॉइंट चार्ज से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो। और अगर उस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो कहीं ना कहीं इस सरफेस के ऊपर भी आ रही होगी, मतलब इस सरफेस को क्रॉस करेगी। ठीक है, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, उसका नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इस सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा सरफेस के थ्रू होता है, ध्यान रखें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। ठीक है, तो किसी भी फ्लक्स के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, किसी भी सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उस सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। ठीक है, बट एक मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ये है, हमें सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो काउंट करनी है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते वक्त क्या हमको दिमाग में रखना चाहिए कि जिस सरफेस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से नॉर्मली क्रॉस हो रही है। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर क्रॉस हो रही है। ये बात समझ में आ गई। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब, हिंदी में मतलब कि उसका हम समझाएं तो कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से चलिए, तो डेफिनेशन देखिए क्या ले रखी है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली टू द गिवन सरफेस। ठीक है, मतलब कि जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब सर ये नंबर्स को हम काउंट कैसे करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखती तो है नहीं, तो हमें पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम कैसे बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, उसके लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूला का मतलब क्या होगा उसको समझेंगे। तो आपके सामने मान लीजिए ये एक सरफेस दे रखा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी नोटबुक ली थी ना आपके सामने, वैसे मान लीजिए सरफेस है जो हमने स्क्वायर टाइप बना रखा है। हर एक सरफेस का ध्यान रखिए, अब से हर एक सरफेस का आपको ये तो पता है कि सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया मतलब सिंपल एरिया होता है हर एक सरफेस का। बट अब से हमारे लिए उस सरफेस के लिए, उस सरफेस एरिया के लिए डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी, उस सरफेस एरिया की डायरेक्शन। जैसे देखिए यहां हमने डीएस लिख रखा है ना, तो डीएस मतलब सरफेस एरिया है, एस मतलब सरफेस एरिया, डीएस मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, हम जो छोटा सा कंसीडर करते हैं। ठीक है, दोनों मतलब सेम ही है। ठीक है, बस वो टोटल के लिए होता है और डीएस स्मॉल के लिए होता है। तो अगर डीएस के ऊपर मैं वेक्टर लगा रहा हूं यहां पे, तो उसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी है। अब तक एरिया हमारे लिए क्या था, स्केलर था मैथमेटिक्स के अंदर, पर अभी फिजिक्स के अंदर अब से क्या होगा, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसकी एक डायरेक्शन होगी। सर डायरेक्शन क्या होगी, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई भी सरफेस ले रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये वाला सरफेस लिया, इस सरफेस को मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं, तो उसका सरफेस एरिया होगा जो आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी उस सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये सरफेस में मानता हूं, इस सरफेस का अगर मान लो रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, मल्टीप्लाई करके मैं एरिया निकालूंगा मीटर स्क्वायर के अंदर। बट इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, ये डायरेक्शन। आई बात समझ। अगर मान लीजिए शीट है, एक पतली शीट है, तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन हमेशा ऊपर की साइड क्यों हो, डायरेक्शन नीचे की साइड भी हो सकती है। तो हाँ, आपकी मर्जी, ठीक है, कि आप इसके डायरेक्शन ऊपर लो या आपकी डायरेक्शन नीचे लो। क्वेश्चन में अगर एक शीट दे रखी है तो आप उस शीट के जो सरफेस एरिया होगा ना, उसके डायरेक्शन ऐसे पता लगाइए कि आपका आंसर आसान हो जाए। आसान मतलब कि आपको सोल्व करना इजी हो। अगर आप ऊपर लेना चाहते हैं तो ऊपर लीजिए, नीचे लेना चाहते हैं नीचे लीजिए,
बट कैसे भी हो आपको वो ईजी पड़े। मान लीजिए ये आपकी जो शीट है वो ऐसे होती, तो इसका जो अब डायरेक्शन है, सरफेस एरिया का डायरेक्शन होगा, वो ये भी हो सकता है और वो इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि आप अपने क्वेश्चन में उसको कैसे यूज करना चाहते हो। बट एक बार जो डायरेक्शन ले ली तो पूरे क्वेश्चन में उसी डायरेक्शन को आपको लेके चलना है, इसका ध्यान रखिएगा। आई बात समझ? तो मैंने आपको ये बताया कि सरफेस एरिया अब से आपके लिए वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वैसे ही मान लीजिए कि ये शीट है, उसको मैंने टिल्ट कर रखा है, तो जो सरफेस एरिया ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ds, बट उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, एकदम सीधे सीधे ऊपर ऊपर। मतलब कि ds की डायरेक्शन और e वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, अब क्या करें सर, हमको तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी है जो परपेंडिकुलर क्रॉस करे। परपेंडिकुलर मतलब कि जो ds की डायरेक्शन में ही हो, जो ds की डायरेक्शन में हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम उसका कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग ds के अलोंग उसका कंपोनेंट ले लेंगे। तो देखिए यहां से अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम दिखाते किससे, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाते हैं फाई से। किसे दिखाते हैं, फाई से। तो फाई जो होगा वो हमारा फॉर्मूला होगा E इंटू में ds। क्या होगा, E इंटू में ds, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उससे क्रॉस हो रही है मल्टीप्लाई में उसका सरफेस एरिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे मैं डी फाई लिखूंगा। डी फाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं स्मॉल फ्लक्स निकाल रहा हूं। मुझे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है ना जो परपेंडिकुलर हो, मतलब कि जो ds के डायरेक्शन में हो। तो अगर मैं E वेक्टर के दो कंपोनेंट करता हूं और एक कंपोनेंट अगर ds के डायरेक्शन में होगा, तो कौन सा कंपोनेंट ds के डायरेक्शन में होगा, थीटा वाला, कोस थीटा वाला या साइन थीटा वाला? ऑब्वियसली कोस थीटा वाला, क्योंकि थीटा जो है वो ds के साथ बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, डी फाई का जो फॉर्मूला होगा ना असली, वो मैं क्या लिखूंगा, E की जगह लिख दूंगा E कोस थीटा। क्या होगा, E कोस थीटा, और ds का ds। ठीक है, तो डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा आपका E ds कोस थीटा, E ds कोस थीटा। और ध्यान से देखिए, E वेक्टर क्वांटिटी है, ds ए वेक्टर क्वांटिटी है, और कोस थीटा, ए बी कोस थीटा हमने पहले कहीं ना कहीं स्केलर प्रोडक्ट के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, तो डी फाई का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, डी फाई का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्या लिख सकता हूं मैं, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अब से आपके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, डी फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ध्यान से देखिए, ये दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट है, और हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी। तो अब से मतलब हमेशा ही होता है, क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, फाई जो होता है, वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आपके सामने फॉर्मूला है, अब इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो अब मैं एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नई डेफिनेशन कैसे दे सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नई डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला उसको लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये तो था डी फाई मतलब स्मॉल एरिया से हमको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये लिखेंगे हम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है, थ्रू द सरफेस। अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द सरफेस, तो मैं क्या करूंगा उसको निकालने के लिए, मैं डी फाई का इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, डी फाई का इंटीग्रेशन मतलब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई आ जाएगा, और फाई क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बस ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला है ना वो ओपन सरफेस के लिए आया है। किस सरफेस के लिए आया है, ओपन सरफेस के लिए। ओपन सरफेस का मतलब है कि अभी मान लीजिए एक शीट है, यही शीट है, ठीक है, ये शीट, इसको शीट मान लीजिए, तो ये क्लोज सरफेस तो है नहीं, ये एक 2D चीज है, एक 2D है, सरफेस है। तो 2D सरफेस के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये जो मैंने लिखा है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। ठीक है, ये किसके लिए, एक 2D सरफेस के लिए। ठीक है, किसके लिए, 2D सरफेस के लिए, मतलब एक ओपन सरफेस के लिए। बट अगर मान लीजिए आपके पास एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब है, एक सिलेंडर है,
आपको उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विच इज ए क्लोज, ठीक है, ये ओपन सरफेस के लिए था। अगर मैं किसी 3D ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, ठीक है, मतलब किसी क्लोज सरफेस की बात करूंगा, किसी क्लोज्ड सरफेस की बात करूंगा, तो उसका फाई कैसा आएगा, उसका फाई होगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऐसे बीच में आपको एक सर्कल बनाना है और ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। सर ये बीच में जो सर्कल बनाया है इसका मतलब क्या है? देखिए अभी के लिए आप इसका ध्यान रखिए कि क्लोज सरफेस के लिए ये फॉर्मूला होता है और ओपन सरफेस के लिए जो ऊपर लिखा है वो वाला फॉर्मूला होता है। इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको इसी लेक्चर के अंदर, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो अभी के लिए जो मैंने आपको बोला उसको याद रखिए, क्वेश्चन में कैसे इसका यूज करना है वो मैं आपको अच्छे से धीरे धीरे आगे बताऊंगा, ठीक है। यहां तक ये वाली बात खत्म हो गई, ठीक है। तो यहां तक था। अब इसकी हम यूनिट एंड डायमेंशन को देख लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिखते हैं यहां पे यूनिट ऑफ फाई। हम फाई की यूनिट को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई का फॉर्मूला होता है ई इंटू में डी एस, ठीक है। और ई अगर मैं यूनिट ऑफ फाई का देखूं तो यूनिट ऑफ फाई क्या होगा, ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और डीएस, एक डीएस क्या है, एक सरफेस एरिया, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो उसकी यूनिट को मिल सकता हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। या फिर यूनिट ऑफ फाई क्या हो सकती है, ई की एक को यूनिट थी ना वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो उसकी एक को यूनिट हो सकती है वोल्ट मीटर। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूनिट का यूज कर सकते हो, दोनों की दोनों यूनिट क्या है, दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डायमेंशन ऑफ फाई। डायमेंशन ऑफ फाई की क्या डायमेंशन होगी, तो वही फाई का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस। अच्छा ई का क्या होती है, ई की याद नहीं है ना, कोई नहीं, ई के फॉर्मूला तो याद होगा आपको कोई। ई का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू। क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज। हमेशा रखिए फोर्स बाय चार्ज याद रखिए जब भी डायमेंशन निकालना हो, इनटू में डीएस। बस फोर्स की क्या होती है, फोर्स से याद होनी चाहिए आपको, एम एल टी माइनस टू। चार्ज की क्या होती है, ए इंटू में टी, और आपकी जो डीएस है सरफेस एरिया, उसकी क्या होगी, लेंथ का स्क्वायर। तो अगर आपको फाई की डायमेंशन का पूछे, ठीक है, फाई की डायमेंशन, तो क्या आएगी यहां से, फाई की डायमेंशन ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फाई की डायमेंशन क्या आएगी, एम तो एक ही होगा, और एल कितना हो जाएगा, एल का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और टी क्या हो जाएगा, टी की पावर -3 हो जाएगी, और ए क्या हो जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी फाई का ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, ओके। तो आई गेस आपको या तो सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी के लिए हमको फाई का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है फाई का, ई डॉट डी एस। क्या है, ई डॉट डी एस। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, आता है तो ओके, मैं आंसर मैच करिएगा, नहीं आता होगा, क्या गलती होगी, कहां पे अटके होगे, उसको आके देखिए, ठीक है। तो मैं अपना आंसर यहां से स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस ऑफ एरिया। आपको एरिया दे रखा है सरफेस का, जिससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ई वेक्टर है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये है आपका मीटर स्क्वायर के अंदर। और आपको उस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये है आपका वोल्ट पर मीटर में। तो आपको निकालना है फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो फाई क्या होता है, फाई होता है आपका ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आई बात समझ। मैं पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुझे एरिया दे दिया, स्मॉल एरिया नहीं दिया, तो मैं सिंपल यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूं, ई डॉट ए वेक्टर। तो देखिए ई लिखिए पहले, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे हम, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट या स्क्वायर प्रोडक्ट नहीं आता है तो मेरी
प्रीरिक्विजिट फॉर क्लास 12 वाली सीरीज में जाइए, उसको अच्छे से समझिए और फिर इसको देखिएगा। अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, अभी जाके मत देखिएगा, अभी के लिए समझ लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तब इस लेक्चर के बाद जाइएगा फिर देखिएगा उसको, ठीक है। तो क्या करते हैं हम स्क्रैप प्रोडक्ट के अंदर, हम आई कैप वाले को जे कैप वाले को और के कैप वाले को मल्टीप्लाई करके सबका एडिशन कर देते हैं। तो 3 इंटू में 1 क्या आ जाएगा 3, 2 इंटू में 3 कितना आ जाएगा +6 और -5 -2 कितना आ जाएगा प्लस में 10। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 19 वोल्ट मीटर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इनमें से हम कुछ भी बोल सकते हैं, आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जिन्होंने खुद किया उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, सीखिए जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई करिएगा, ठीक है। अभी तो अटक गए, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ हो इसको नेक्स्ट टाइम कभी अटकना नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्या है हमारे पास। हाँ, स्क्वायर शीट ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन, फाइंड द टोटल फ्लक्स, ठीक है। पॉज करिए, ट्राई करिए, नहीं आता तो फिर आइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्क्वायर शीट है जिसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर और उसको मैंने YZ प्लेन पे लगा रखा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बना लेता हूँ, थोड़ी फिगर बना लेता हूँ तो मुझे अच्छे से समझ आ जाए क्या पता, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा किया, एक ऐसा किया, एक ऐसा किया, पहले 3 ये बना लिए, ठीक है। फिर क्या बोला है हमने, स्क्वायर शीट 10 सेंटीमीटर जो YZ प्लेन पे रखा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया X ये है, Y ये है, Z ये है, ठीक है। X ये है, Y ये है, Z ये है, और मैंने इसको YZ प्लेन पे रखा है। YZ प्लेन का मतलब है कि मैं उसको शीट को ऐसे बना सकता हूं, ठीक है, ऐसे कुछ 1 मिनट, ठीक है। YZ प्लेन को ऐसे रख रखिए, ठीक है, ऐसे रख रखिए हमने, ठीक है। तो हम YZ प्लेन पे कहां रखी है, मतलब X एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी होगी, पर कहां रखी है ये नहीं बता रखा, ठीक है। तो हम कहीं भी रख देते हैं इसको, मैंने मान लीजिए यहां रख दी, ठीक है। अच्छा ये यहां रख दी, फिर क्या करें सर, फाइंड द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इट इफ E वेक्टर इज दिस, ठीक है। तो E वेक्टर आपको दे रखा है 100 I कैप, क्या दे रखा है आपको 100 I कैप। 100 I कैप का मतलब है कि E वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। E वेक्टर इस डायरेक्शन में, I कैप की डायरेक्शन में, X पॉजिटिव X एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर। अब सर अब क्या करें, अब आपको फाई निकालना है ना, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू ए, क्या होता है E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। E वेक्टर तो आपको पता है 100 I कैप, पर A वेक्टर क्या होगा ध्यान से देखिए। तो देखिए ए वेक्टर में क्या होगा, A वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो साइड है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो पहले सेंटीमीटर को आप किससे बदलोगे, आप मीटर में बदल लिया, उसका स्क्वायर कर दोगे आप, ठीक है। स्क्वायर होता है ना साइड इंटू साइड, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए ये सरफेस अगर YZ प्लेन पे रखा है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाली कौन सी एक्सिस होगी, या तो पॉजिटिव X एक्सिस होगी या तो नेगेटिव X एक्सिस होगी, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो वही लीजिए जो आपको क्वेश्चन को आसान कर रहा हो, मतलब कि E वेक्टर डायरेक्शन वाली ले लीजिए। तो E वेक्टर I कैप डायरेक्शन में है, तो मैंने एरिया वेक्टर डायरेक्शन में क्या ले ली, मैंने I कैप ले ली। हमें क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2 I कैप मीटर स्क्वायर, क्या ले ली यहाँ पे मीटर स्क्वायर ले ली, और ये है न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ। तो सारी चीजें SI यूनिट में है, हमको सब चीजें पता भी है, सीधा फॉर्मूले में पुट करते हैं। 100 इंटू में 10 का क्या है -2 रहेंगे, -2 कितना आ जाएगा, ये सिंपल, ये तो 1 ही आ गया, सिंपल 1, ठीक है, इंटू में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। आई गेस हमने कोई गलती नहीं करी है, देख लेते हैं। साइड है हमारी 10 सेंटीमीटर को मीटर में मतलब 10 का -2 कर दिया, ठीक है, और फिर 10 का -1 10 का, ठीक है, हमारे हाथ में बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा 5 का यहाँ पे आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ निकालना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए What would be the electric flux linked in above question। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, अबव क्वेश्चन के अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर, इफ द स्क्वायर शीट इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री फ्रॉम X एक्सिस। X एक्सिस से 60 डिग्री हमने उस जो शीट को है ना रोटेट कर दिया। तो जब X एक्सिस से 60 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा मैं, इसका मतलब क्या है कि जो थीटा होगा ना, थीटा मतलब क्या है, थीटा मतलब है कि X एक्सिस और जो आपका शीट थी उसकी एरिया वेक्टर जो है, इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा 60 डिग्री बन जाएगा, कितना बन जाएगा 60 डिग्री।
और एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ई वेक्टर, मतलब ये जो है वो किस किस के बीच में एंगल है, ये है ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल दे रखा है आपको, ये हो जाएगा। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा, ए पार्ट में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए पार्ट में डिफरेंस हो जाएगा जो आपका फाई होगा ना, वो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा। क्या लगाओगे आप, ई ए कोस थीटा, ठीक है। पहले तो थीटा 0 डिग्री था ना, तो कोस 0 1 हो जाता, तुमने सीधा लगाया नहीं, पर अब हो जाएगा ई ए कोस थीटा। अच्छा, ई आपका क्या था, tan का स्क्वायर, ए था आपका tan की पावर -1, ठीक है, इनटू में कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री कितना होता है आपका 1/2, ठीक है। अच्छा, एरिया भी tan की पावर -2 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो यहां तक आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट करते हैं इसका। द स्क्वायर शीट इज रिप्लेस्ड बाय क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हाँ देखिए, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। क्या मेन पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ क्या मेन पॉइंट होगा इसमें। चलिए बी को करते हैं। बी के लिए हम अच्छे से सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फिगर बनाएंगे अच्छे से, फिगर में हमको सब चीज अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। मुझे उस शीट की जगह एक क्यूब रखना है, पर जब मैं क्यूब रखूंगा तो पहले शीट भी कहां रखी थी, कहीं भी रख दी थी ना एक्स एक्सिस पे, तो क्यूब भी आप एक्स एक्सिस पे कहीं भी रख दीजिए। तो मान लीजिए मैं पहले एक क्यूब बना लेता हूं, ठीक है, अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छी सी चीजें। एक मैं पहले क्यूब बना लेता हूं, एक ये ऐसे, और ये ऐसे, और फिर ये एक ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, एंड देन ये ऐसे, फिर ये ऐसे, एक मिनट, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये क्यूब अच्छा सा लग रहा है, ठीक है, आपको चीजें समझ आ जाए बस, मैं इसलिए इसे अच्छे से बना रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मेरी, और ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी होगी जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, मैंने जो आपको बताया था ना सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, जैसे मैं चलता हूं पहले पेजों पे, ठीक है, ये जो बताया था मैंने आपको सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस, इसको एक्चुअली बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल फॉर ई वेक्टर ऑफ एनी क्लोज सरफेस, ऑफ एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। ई वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, इसका मैं यूज इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कैसे करना है। देखिए कैसे करना है, देखिए आपके पास ये सरफेस है, इस सरफेस में ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस जैसे दिख जाएगा तो फाई का जो फॉर्म लगाना है वो लगाना है आपको, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला आई बात समझ। अच्छा, अब क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारे ओपन सरफेस होते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्यूब है ना, इस क्यूब के कितने साइड, कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। पहला ही होगा ये वाला, इस साइड वाला जो कोने में होता है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, इसको बोल दिया मैंने ds1 वेक्टर। क्या बोल दिया, ds1 वेक्टर। तो देखिए मैं दोबारा वो क्या करता हूं, मैं मान लीजिए ये है आपका वो क्यूब, ये जो दे रखा है, ठीक है, ये इसकी ये एक सरफेस ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक पीछे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो इस सरफेस की जो डायरेक्शन होगी ये वाली सरफेस की, वो इस डायरेक्शन में होगी, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में, और इस पीछे वाले की इस डायरेक्शन में, ऊपर वाले के ऊपर, नीचे वाले के नीचे। मतलब कि जब ओपन सरफेस होगा ना, तब तो आप डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, ठीक है, बट जब आपका क्लोज होगा तो क्लोज में आप जो भी आप ओपन सरफेस कंसीडर करोगे वो हमेशा आउटवर्ड जाएंगे। कहां जाएंगे, उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड जाएगी। इसलिए मैं इस सरफेस की डायरेक्शन अंदर नहीं ले सकता, इस सरफेस की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, बाहर होगी अलोंग एक्स एक्सिस। वैसे एक सरफेस इसके अपोजिट ये वाला, इस डायरेक्शन क्या होगी, इसके बाहर होगी, और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ds2 वेक्टर। अच्छा, एक सरफेस होगा इसके ऊपर वाला, ठीक है, इस डायरेक्शन ऊपर होगी, इसको क्या बोलूंगा, ds3 वेक्टर। एक नीचे होगा, इस डायरेक्शन क्या होगी, नीचे होगी, इसको बोलूंगा मैं ds4 वेक्टर। अच्छा, एक सरफेस ये सामने वाले साइड भी होगा और एक पीछे वाले साइड भी होगा, तो ds6 वेक्टर और ds7 वेक्टर, ठीक है, तो सॉरी dx5 वेक्टर और ds6 वेक्टर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, वो ऐसे होंगे, मैं दिखाई रहा इसके अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
अच्छा सर इसका ही क्या करेंगे? अच्छा अब ई वेक्टर डायरेक्शन क्या थी? ई वेक्टर डायरेक्शन तो यहीं पे ही है आपकी, अलोंग एक्स एक्सिस। कहां है? अलोंग एक्स एक्सिस ही है वो तो, ई वेक्टर डायरेक्शन। कितनी है ये आपकी 100 आई कैप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई बात समझ? अब ध्यान से देखिए, जब मैं इस फॉर्मूले लिखूंगा ना, अब इस फॉर्मूले को मैं जब सेकंड लाइन में लिखूंगा, मुझे स्प्लिट करना है। क्या करना है? स्प्लिट करना है। इस क्लोज सरफेस के कितने ओपन सरफेस थे? 6 थे ना, 6 के 6 में स्प्लिट कर दो। कैसे करोगे आप? देखो, इंटीग्रेशन E1 ds1 डॉट लगा दो, प्लस इंटीग्रेशन E2 ds2 प्लस इंटीग्रेशन E3 ds3। अब आपको इसके अंदर सर्कल नहीं लगाना है, ठीक है? अब हम इसको खोल रहे हैं ना, तो इसको सर्कल नहीं लगाना है। प्लस E4 ds4 डॉट इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन E5 डॉट ds5 और प्लस इंटीग्रेशन E वेक्टर 6 डॉट ds6। कितना कर दिया? अब हर एक के नीचे ना एंगल लिख लो, थीटा लिख लो। देखो थीटा, इसके लिए थीटा क्या होगा? इसके लिए थीटा 0 डिग्री होगा। दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन, दोनों की सेम है। इसमें थीटा क्या होगा? इसमें थीटा 180 डिग्री होगा। इस डायरेक्शन यहां पे है, उसकी डायरेक्शन इस साइड है। अच्छा इसमें थीटा क्या होगा? इसमें थीटा होगा 90 डिग्री। अब सबके अंदर एंगल थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से सोचिए कैसे 90 डिग्री होगा, देखिए बाकी सब में 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये ऊपर जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, एंगल 90 डिग्री। ये नीचे आ रहा है, ये इस साइड जा रहा है, एंगल 90 डिग्री। इस वाले के अंदर भी बाहर आएगा, ये इस साइड जा रहा है, एंगल 90 डिग्री। मतलब कि इसका 0 डिग्री, इसका 90 डिग्री, और बाकी छोड़ के सबका क्या होगा? 90 डिग्री। और जहां 90 डिग्री होगा ना, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जहां 90 डिग्री होगा, ठीक है, उन सबका आंसर क्या हो जाएगा? उनका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी 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 और इसकी बात कर रहा हूं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट में हम cos 90 डिग्री लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सिर्फ इन दोनों की वजह से होगा। ठीक है, किसकी वजह से होगा? एक तो होगा E1 ds1 cos 0 डिग्री प्लस E2 ds2 cos 180 डिग्री, और यहां पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखिए E1 100 आई कैप है, अच्छा 100 लिख लिया, आई बात समझ? अच्छा ds1 इंटीग्रेशन ऑफ ds1 मतलब टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका? वही टेन -2 हो जाएगा, मैंने निकाल लिया था पहले। और cos 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। अच्छा इसके अंदर करें तो E2 क्या हो जाएगा? E2 दोबारा 100, ds2 वो इंटीग्रेशन ऑफ ds2 क्या हो जाएगा आपका? इंटू में 10 की पावर -2, पर cos 90 डिग्री -1 होगा तो यहां पे आ जाएगा माइनस, और आपका जो रिजल्टेंट फाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट फाई फ्लक्स, वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए इतना झमेला किया, और किसके लिए किया? ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। आई बात समझ? तो इसके अंदर हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीखा? पहली बात तो हमने ये सीखा कि इसको खोलते कैसे हैं। ठीक है, क्लोज सरफेस से ओपन सरफेस से फ्लक्स निकालना होता है तो हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी के लिए, बट अभी के लिए मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, देखते हैं क्या सीखा। तो दो मेन पॉइंट यहां पे हम कंसीडर करेंगे। क्या दो मेन पॉइंट होंगे? जस्ट सुनिए मेरी बात। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface in uniform electric field is 0। मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात? इसका मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सब जगह सेम है, और एक क्लोज्ड बॉडी है, तो उस क्लोज्ड बॉडी को अगर मैं इलेक्ट्रिक उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा ना, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा हमेशा। मतलब क्या है? मतलब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, ये एक स्फीयर की शेप में है, और मैंने इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। कहां रख दिया? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसके थ्रू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। मैं अभी के लिए सिंपलिसिटी के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रहा हूं। बात आई समझ? पहली बात तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अंदर आपको एक क्लोज बॉडी को रखना है।
ध्यान से सोचिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? पास होना, इलेक्ट्रिक फील्ड का पास होना, ठीक है। बट इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है ना, उतनी निकल जा रही है, उतनी सेम अमाउंट की निकल जा रही है। यहां से आई उतनी निकल गई, यहां से आई उतनी निकल गई, मतलब नेट फ्लक्स तो इसमें जीरो है। तो वही मैंने बोला था, ठीक है। ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है, अच्छे से। क्या लिखूंगा यहां पे, देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड with a closed surface placed in uniform electric field is जीरो। इज क्या होगा? जीरो होगा। आई बात समझ? और आउटगोइंग फ्लक्स को आपको पॉजिटिव लेना है और इनकमिंग फ्लक्स को आपको नेगेटिव लेना है। जैसे सेम एग्जांपल लीजिए उस पेयर बॉल का, ठीक है। उसमें अगर इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स का मैं साइन सेम ले लूंगा तो प्लस होके ना कुछ बन जाएगी, क्वांटिटी बन जाएगी, जीरो तो होगा नहीं। तो इनकमिंग फ्लक्स को, ठीक है, इनकमिंग फ्लक्स को आपको नेगेटिव लेना है, आउटगोइंग फ्लक्स को आपको पॉजिटिव लेना है। तो जितना इनकमिंग उतना आउटकमिंग, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। एक मिनट, क्या लिखेंगे हम? आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है, इज टेकन एज पॉजिटिव, और इनकमिंग फ्लक्स उसको हम क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। ये बात समझ? जैसे आप इस पैरेलल क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसमें हमने ये फ्लक्स जो था आउट जा रहा था, यहां से बाहर जा रहा था, ठीक है। तो इसको क्या ले लेते हैं? मैंने पॉजिटिव ले लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव लिया था ना। बट वही फ्लक्स अगर मैं इस सरफेस के लिए कंसीडर करूं, इस सरफेस के लिए तो अंदर आ रहा है ना वो, तो क्या था? नेगेटिव था। आई बात समझ? तो या तो आप ऐसे ले लीजिए या तो सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप सिंपल आंसर कर सकते हो अगर डायरेक्शन को ध्यान से लिया हो तो, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर एक सिलेंडर दे रखा है और आपको उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो सिलेंडर जो है एक क्लोज सरफेस होगा, तो क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है। मतलब कि मैं सीधा आंसर इसमें जीरो बोल सकता हूं। बट मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। पहले वो क्वेश्चन में देख ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दे रखे, ई वेक्टर को इधर, ए वेक्टर, हाँ देखो ई वेक्टर 500 x i कैप ले रखा है। x है ना, ये x मतलब ये चेंज हो रहा होगा, यूनिफॉर्म तो नहीं है। मतलब ये तो पक्की बात है कि मेरा आंसर जीरो नहीं आने वाला, ठीक है। अब जीरो नहीं आने वाला तो मुझे निकालना पड़ेगा आंसर कितना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस दे रखी है, ठीक है। और ये एक सिलेंडर है, ये पॉइंट O दे रखा है, ये A है, ये B पॉइंट दे रखा है। ये सिलेंडर की लेंथ रखी है 0.2 मीटर, और OA दे रखा है आपको 0.1 मीटर, AB 0.2 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही था, मतलब फिगर में ही था। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसका एरिया जो है ना सर्कल्स वाला, इसका ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसका एरिया दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 500 x i कैप, जितना देखो 500 x i कैप का मतलब क्या है। देखिए, मान लो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 500 मल्टीप्लाई में OA कितना है? 0.1। x मल्टीप्लाई कर देना है उस पॉइंट पर निकालने के लिए। B पॉइंट पे निकालना है तो OA प्लस AB कर दूंगा, OA प्लस AB कितना हो जाएगा? 0.3। तो 500 मल्टीप्लाई में 0.3। तो जिस पॉइंट पे निकालना है 500 मल्टीप्लाई में उसका डिस्टेंस लेना है ओरिजिन से, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे, ठीक है। इतनी बात तो ठीक है, समझ में आ गई। बट करना क्या है, इसको स्टार्ट कैसे करें? तो देखिए, आपके पास जो आपको सिलेंडर दे रखा है वो एक क्लोज्ड सरफेस है ना, तो क्लोज सरफेस के लिए तो फाई तो आपको पता ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। इस आंसर क्या होगा? फाई क्या होगा? फाई
क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं हम पहले वाले पेज पे, और इसी फिगर के अंदर मैं आपको बताता हूं कि जो हमने पहले फिगर के अंदर बनाया था ना ds1 ds2 ds3, इसमें कैसे बनाना है। तो देखिए, क्यूब या क्यूबॉइड के 6 थे सरफेस, सिलेंडर के 3 होते हैं, ठीक है, एक ये वाला सर्कुलर, एक ये वाला सर्कुलर, और एक ये जो कर्व्ड वाला, ये पूरा कर्व्ड वाला एक ही है, पूरा कर्व्ड वाला एक ही सरफेस लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो ये वाला सर्कुलर है, इसकी डायरेक्शन होगी वो बाहर की साइड होगी ना, इस डायरेक्शन में, वो तो ये हो गया, इसको बोल दिया मैंने ds1। इस वाला का क्या होगा, इसकी ऐसे बाहर की साइड होगी पीछे की डायरेक्शन में, वो क्या होगा, ds2। और जो ये वाला सरफेस होगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की साइड होगी, कहां होगी, ऊपर की साइड होगी, ds3। ऊपर की साइड का मतलब है कि इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, हर एक जो इस पे हर एक पॉइंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर नहीं होगी, बट उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, और वो सरफेस हमेशा ई के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखिएगा कि इस कर्व सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का उस सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होगी ना, हमेशा ई वेक्टर के 90 डिग्री पे होगी। सिंपल बात है, आई बात समझ। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, सिर्फ दो ही सरफेस की वजह से होगा, एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। इस सरफेस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। अब आगे कैसे बढ़े, तो देखिए आगे कैसे बढ़ेंगे, ये लिख लिया, अब इसको आप खोल लो, E1 ds1 कोस थीटा, या फिर इसको अभी ऐसे रख दो, E1 ds1, अभी यहाँ पे आप ऐसे वेक्टर लगा लो, ठीक है, प्लस E2 ds2 प्लस क्या होगा, E3 ds3। इसमें थीटा क्या होगा, इसका थीटा होगा 0 डिग्री, इसका थीटा क्या होगा 180 डिग्री, और इसका थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और जिसका थीटा 90 डिग्री उसका आंसर क्या आएगा 0, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो सिंपल यहां पे लिखेंगे ई डॉट डी एस, ठीक है। तो E1, ठीक है, इंटीग्रेशन में ds1 कोस 0 डिग्री, ठीक है, प्लस E2 इंटीग्रेशन में ds2 और कोस 180 डिग्री। अच्छा, E1 क्या है 500 इंटू एक्स, अच्छा 500 और उसका डिस्टेंस क्या था, एक पॉइंट का 0.1 था ना, तो यहां आ जाएगा 0.1। ds1 वेक्टर मतलब कि सर्कुलर पार्ट जो था ना उसका एरिया, वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को दे रखा है, तो सिंपल यहां पे जाएगा 10 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, इसको मैं यहां पे आपको करके दिखा दूं, देखिए देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, उसको आपको 10 मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे 10 इंटू में 1 मीटर स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसको आप 10 इंटू में 1 मीटर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये तो मैं बच्चों वाली बात सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आता तो ऐसे समझ आ जाएगा, बाद में आपको डायरेक्ट करना है। 10 इंटू में 1 मीटर को चेंज करो आप सेंटीमीटर में, 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो आप सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की पावर -4 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अभी 10 की पावर -3 लिख देता हूँ, ठीक है, 10 की पावर -3, कोस थीटा 1 होता है तो लिखे ना लिखे एक ही बात है, प्लस में 500, ई तो वही रहेगा 500 इंटू में एक्स, ठीक है, जो बी पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या होगा 0.3 हो जाएगा, इंटू में 0.3 इंटू में वही एरिया क्या आएगा, एरिया तो सेम रहेगा 10 की पावर -3, और कोस थीटा क्या आ जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ जो पॉजिटिव है ना यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका नेगेटिव आ जाएगा। आई बात समझ। तो सिंपल है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेके क्या आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3, और आप इनको करेंगे 0.1 -0.3 कितना आ जाएगा -0.2, कितना आ जाएगा -0.2। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5×10, ठीक है, 10 इंटू में 10 की पावर -3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -0.1, फाइव कितना आ जाएगा -0.1
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, ठीक है, या फिर सिर्फ वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो यहां पे माइनस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो नेट फ्लक्स होगा ना वो इनकमिंग होगा, वो अंदर आ रहा होगा, ठीक है, अंदर ज्यादा हो रहा होगा, बाहर कम जा रहा होगा। उसका मतलब ये है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से आंसर समझ आया होगा, ठीक है। अच्छे से दोबारा देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसे, ठीक है। तो यहां तक तो ये वाली बात थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे लिए? आगे देखते हैं। आगे भी एक क्वेश्चन है, चलिए करते हैं वाला क्वेश्चन। A hemisphere of radius r is placed in uniform electric field, अच्छा फ्लक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप पहले मैं आपको बताऊंगा तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है। फिर इससे सिमिलर जो क्वेश्चन आएगा वो आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है। ये आपके पास एक हेमिस्फेयर दे रखा है और इस हेमिस्फेयर से ये आपको फिगर में दिखा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है। आपको ये बताना है कि इसका जो कर्व सरफेस है ना, ये जो कर्व सरफेस है, इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, इतना कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस कर्व सरफेस से। तो ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म ई वेक्टर है ना, तो यूनिफॉर्म ई वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी आ जाए तो आपको यहां से आना है जीरो, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, क्लोज सरफेस होगा तभी जीरो होगा। तो हेमिस्फीयर तो एक क्लोज सरफेस है, तो आपको ये पता है कि टोटल जो फ्लक्स होगा फाई टोटल कितना, फाई टोटल वो कितना होगा, वो तो जीरो होगा। अब इस हेमिस्फीयर के अंदर कितने सरफेस है? दो सरफेस है, एक तो है कर्व्ड सरफेस, ठीक है, और एक है सर्कुलर CIR सर्कुलर सरफेस, ठीक है। इन दोनों से फ्लक्स जीरो होगा मतलब। अब ये बताइए, कर्व सरफेस से तो आपको निकालना ही है, इसको तो आपको निकालना ही है, तो आपको ये पता होना चाहिए सर्कुलर से। अब देखिए सर्कुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इस सर्कुलर का जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, वो इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इसका ds, और इसकी E और इसका ds, इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। मतलब इससे भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब टोटल जीरो है, इससे जीरो है, इसका मतलब है कर्व सरफेस से फाई थ्रू कर्व सरफेस वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो रिपीट करके देखिएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से बताया मैंने, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है आपको? अच्छा वही सेम चीज, बस फिगर चेंज है। अच्छा कुछ नहीं, फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस टोटल, सॉरी फाई टोटल वो क्या होगा, फाई टोटल जीरो होगा, और फाई टोटल दो की वजह से होगा, एक तो फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस और फाई थ्रू सर्कुलर सरफेस। अच्छा कर्व्ड सरफेस के थ्रू हमें निकालना है तो ये पता होना चाहिए। अब इसमें ई वेक्टर ऊपर है और ये है इसका नीचे, ds इसका नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और विद नेगेटिव साइन हो जाएगा। मतलब फाई सर्कुलर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, ई और ds की, इसलिए इंटू में ई इंटू में ds। देखो क्वेश्चन में ds नहीं दे रखा है आपको r दे रखा है, ठीक है। तो r की हेल्प से ds निकाल लेना है, तो सर्कुलर क्या होगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा इसका कुछ आंसर, ठीक है। तो अगर फाई ये हो जाएगा तो फाई सी एस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका ई पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, तो जिसका हम आसानी से निकाल सकते हैं ना उसका पहले निकाल लेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स वाले का उसके थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, सेम चीज है बस फिगर अलग है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, आपको कर्व सरफेस के थ्रू आपको निकालना है। अब दोबारा वो क्वेश्चन आप सोचोगे सर फाई टोटल जीरो होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ऐसे करें तो फिर सर्कुलर से निकाल लेते हैं, फिर उसका उधर ले जाएंगे, ठीक है। सर्कुलर से निकालते हम तब थे जब सर्कुलर से हमें थ्रू हमको ई वेक्टर डायरेक्शन हमको पता थी, या तो इस डायरेक्शन में जा रहा हो, या तो नीचे जा रहा हो, या तो ऊपर जा रहा हो। पर यहां पे ई जो है आपको सिंपल कर्व सरफेस से दे रखा है, मतलब आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कर्व सरफेस से। तो देखिए फाई कर्व सरफेस, सिंपल फाई थ्रू कर्व सरफेस हम सीधा निकालेंगे। कैसे निकालोगे, देखो कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे जो ई की डायरेक्शन है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर तो है। ये सरफेस उसके डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर ये होगी, ये होगी। किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होती है, मान लीजिए
मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है, इस सरफेस, छोटे सरफेस की डायरेक्शन निकालनी, तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करोगे आप उसके जो सेंटर से है ना, उस पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये वाली, और ये वाली जो लाइन होगी ना, जो सीधी जा रही है वाली लाइन, आई बात समझ? ये डायरेक्शन होगी इसके सरफेस की डायरेक्शन, मतलब कि ये जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देख रहे हो, तो हर एक पॉइंट पे यही सेम चीज है। तो अच्छे से नहीं बनाया क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है, बट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हर एक पॉइंट जो पे ये परपेंडिकुलर ही है। तो हर एक पॉइंट पे ई वेक्टर डायरेक्शन भी वही है, और हर एक पॉइंट का जो सरफेस एरिया होगी उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, परपेंडिकुलर। मतलब कि यहां पे जो होगा ई इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ऐसे हो जाएगा सिंपल। थीटा क्या होगा? यहाँ पे 0 डिग्री होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इस पूरे सरफेस का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया पूरा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, पहले तो हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका ई इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये हो यहाँ पे सिंपल आंसर। बहुत स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। अब इसका अगर आपके पास कोई भी सिमिलर क्वेश्चन आएगा ना, इससे आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है, दिमाग लगा के, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या हमारे पास। तो देखिए आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत चीजें अच्छे से समझाई है, सारी चीजें अच्छे से समझाई है। तो जाइए अच्छे से नोट्स बनाइए, करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले इस लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू अपना समय देने के लिए।